चाहे यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आरओ की कर रहे हो, या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन सब में आ जाता है वो है आपका जीएस। जीएस के अंदर आपको घटना चक्र पढ़नी होती है सारे ही एग्जाम्स में। तो घटना चक्र का ही हम शॉर्ट में रिवीजन करेंगे इसके अंदर। प्राचीन भारत के इतिहास का जितना भी मैटर है घटना चक्र का, वो हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पाषाण काल से। देखिए, तो ये जीएस पॉइंटर है हमारी घटना चक्र की। देखिए, इसके अंदर पहला रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। तो कौन थे? भूवैज्ञानिक थे और एक पुरातनविद थे। ठीक है, भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस को ही कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो किसने किया था? थॉमसन ने किया था। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम? ये मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान है, तो वह स्थान है आदमगढ़। तो आदमगढ़ से हमारे मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नाहरराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा से भी हुए हैं और सराय नाहरराय से भी हुए हैं। पर जब आभूषणों की बात करेगा कि हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो भी दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। महदहा से भी प्राप्त हुए हैं, राय नाहरराय से भी हुए हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो एक साथ 3 मानव कंकाल मिलने की घटना कहाँ हुई है? ये दमदमा से मिले हैं। ठीक है, नवपाषाण काल में तो क्या पूछा हुआ है? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कब मिलता है? नर्मदा घाटी से मिलता है। ठीक है, भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है सर्वप्रथम मानव जीवाश्म? तो ये नर्मदा घाटी से ही हुआ है। जब नर्मदा घाटी में सबसे पहले रहने का साक्ष्य मिलेगा तो वहीं से जीवाश्म भी प्राप्त होगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो कौन सा अनाज मानव ने सर्वप्रथम उगाया है, यूज किया है? वो है जौ। भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोहरा देव से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, औदे, बोरी, बगौर तथा लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से प्रमाण मिले हैं? बागौर से मिले हैं। ठीक है, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगन में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो कौन सा है? मेहरगढ़ है। ठीक है, भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? लोहरा देव से। और इसके बाद दूसरे नंबर पे कहाँ से हुए? मेहरगढ़ से। ठीक है, नवदा टोली का उत्खनन करवाया था। तो नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? एच.डी. सांकलिया ने करवाया था। नवदा टोली अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो कैसे पहचान की गई? किस कार्य के लिए वो यूज होते थे? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में इनकी पहचान की गई है। राग का टीला, बुधिहाल, संगनकल्लू, कोलडिहवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित हैं वह है। तो कौन से हैं? संगनकल्लू से राग का टीला ये संबंधित है। ठीक है, भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। अजंता, भीमबेटका, बाघा तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा प्रसिद्ध है? वही भीमबेटका। और भीमबेटका है कहाँ? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में, रायसेन में अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा, वो कौन थे? वीएस वाकंकर। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था, कहाँ पे हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। तो किस दिशा में करके दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण दिशा में करके दफनाते थे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर इनको करके दफनाया करते थे। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान तथा मस्की में से वह स्थल जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। तो कहां से प्राप्त हुआ है मानव के साथ कुत्ते का कंकाल? बुर्जहोम में प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहां से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है। तो चंद्रकेतुगढ़ किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। गणेश्वर प्रसिद्ध है। गणेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? ताम्र कलाकृतियों के लिए गणेश्वर प्रसिद्ध है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो कहां से मिले हैं? लेखहिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है। नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। यह अवधारणा दी थी। तो किसने अवधारणा दी कि नर्मदा क्या हुई? सूख, विंध्य क्षेत्र जो था वो सूख गया, वहां पे भोजन देखो तो नूतन भूतल काल के अंदर क्या हुआ कि सूखा पड़ा और उसकी वजह से विंध्य क्षेत्र में भोजन समाप्त हो गया, जिससे कि गंगा घाटी के क्षेत्र में जो लोग थे उन्होंने प्रवास किया। तो ये अवधारणा देने का काम किसने किया था? GR शर्मा जी ने किया था। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में संलग्न कार्यालय है। तो कौन सा कार्यालय संलग्न है इससे? सांस्कृतिक मंत्रालय का कार्यालय। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। तो कौन थे? जॉन मार्शल इसके प्रथम महानिदेशक थे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपना सैंधव्य सभ्यता की तरफ। सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पे आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पे आश्रित होता है। हड़प्पा कहाँ से संबंध है? किस सभ्यता से? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध है। सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों थी? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। और जो आर्य सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो क्या कारक है? मृत भांडों का होना। मृत भांड मिलते हैं उससे, इस वजह से उसको आर्यों से पूर्व रखा जाता है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी? तो ये इसके कारण है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है। तो इन वजहों से ये उससे अलग थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है, क्योंकि जो लिपि भी थी उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेल कीजिए। तो कैसे सुमेल करेंगे? EJ मैके, ये कौन थे? सुमेर से लोगों का पलायन इन्होंने बताया। ठीक है। नार्टिमन व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन इन्होंने किया था। अमलानंद घोष, तो इन्होंने क्या बताया? हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था।
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं? ये भी हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य उपयोग हुआ था। तो कैसा हुआ था? लाल रंग का इसके ऊपर उपयोग किया गया था। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य सभ्यता से माना जाता है। गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो इनमें से किसका नहीं हुआ था? गाय का निरूपण इसमें नहीं हुआ था, बाकियों का हुआ था। चनहुदड़ो, कोटदीजी, सोगौर तथा देसलपुर में से हड़प्पाई स्थल नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें से? सोहगौर इसका हड़प्पाई स्थल नहीं है। फिर सुमेलित करना है। प्राचीन स्थल है ये और पुरातात्विक खोज है कि कहाँ से क्या मिला। तो लोथल जो है वो गोदीबाड़ा, ठीक है, वहाँ से गोदीबाड़ा मिला। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला। धोलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ। बनावली से क्या मिला? पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली। तो इससे हमें पता चलता है कि हल का उपयोग किया जाता रहा होगा। हड़प्पा समाधान मिला था यहाँ पे R37। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली थी। फिर से सुमेलित करना है। स्थल है और नदी है कि कहाँ पे कौन सी नदी थी। तो हड़प्पा में कौन सी थी? रावी थी। हस्तिनापुर में गंगा। नागार्जुन कोंडा में कृष्णा। पैठन में गोदावरी। कालीबंगा घग्गर। लोथल भोगवा। रोपड़ सतलज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्हें याद करेंगे। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। अब इसमें फिर सुमेलित करना है। तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ये सभ्यताएं हैं, कहाँ से मिली हैं, वो आपको बताना है। तो आलमगीरपुर कहाँ पे मिली है? उत्तर प्रदेश में। लोथल गुजरात। कालीबंगन राजस्थान। रोपड़ पंजाब। बनावली हरियाणा। दोमाबाद महाराष्ट्र और राखीगढ़ी हरियाणा से। ठीक है, देखो इसके आगे हुलास जो थी वो उत्तर प्रदेश में है। मांडा जम्मू कश्मीर। बालू हरियाणा और पडरी गुजरात। ठीक है, फिर सुमेलित करना है सही से। तो हड़प्पा जो है वो कहाँ है? किसने ढूंढा इसको? दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की। हस्तिनापुर की खोज किसने की? बीबी लाल ने की। तक्षशिला की किसने की? जॉन मार्शल ने की। कौशाम्बी की किसने की? NG मजुमदार ने की। लोथल की खोज करने वाले कौन थे? SR राव थे। सूरकोटदा की JP जोशी। धोलावीरा की JP जोशी अगेन। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है। तो कौन सा अवस्थित स्थल है सिंध में उपस्थित? वो है मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो, जूडेरजोदाड़ो, आमरी, कोटदीजी और आलिमुराद। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो किसने किया था? JH मैके ने किया था। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। ठीक है, पहले इंडिया में रहा हो, अब पाकिस्तान में चला गया विभाजन के बाद, तो वो कौन सा है? हड़प्पा है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है ये? सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल की जो टेराकोटा की बनी हुई आकृति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा कालीन स्थल बनावली से प्राप्त हुई है। दघेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। तो ये कहाँ पे है? पंजाब में है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है। तो कौन सा इनमें से भारत में स्थित है? लोथल गुजरात में भारत में स्थित है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है स्थित था। कहाँ पे स्थित था? भोगवा नदी पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा पतन नगर था? तो ये भी लोथल था। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा संबंधित नहीं है? पाटलिपुत्र संबंधित नहीं है।
भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है, तो कौन सा पुरास्थल है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा? राखी गढ़ी, ये सबसे बड़ा पुरास्थल है हड़प्पा का। ठीक है। इसके बाद स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं, तो कौन कौन सी नदियां थी? सिंधु थी, चेनाब और झेलम थी। ठीक है। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल, तो जो सब में सबसे बड़ा हो वो कौन सा था? वो भी राखी गढ़ी ही था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो किस पे विश्वास करते थे? मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे? जब मातृ शक्ति में विश्वास करते तो मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुपति की पूजा करते थे। लिंग एवं योनि की भी पूजा के साक्ष्य मिले हैं, साथ में पशुओं की, नागों की और वृक्षों की वो पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन प्रभारी थे? सन जॉन मार्शल। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखाल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज की इन्होंने, तथा दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा की खोज की। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य कथन है, तो कौन सा कथन है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था तथा मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो ये सारी चीजें इसके बारे में सही हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, किस लिए जानी जाती थी? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो थे वो अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए जाने जाते थे। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो ये कौन था? कनिंघम था। ठीक है। ए कनिंघम इसके महत्व को नहीं जानते हुए भी इसने उत्खनन करवाया। आर.डी. बैनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स तथा वी.एस. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो इनमें से कौन नहीं है? वी.एस. स्मिथ इनसे संबंधित नहीं है। सही कालानुक्रम में इनको लगाना था, तो किस किस को लगाना था? नगर संस्कृति होगी पहले, फिर लोहे का हल आएगा, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के बने और उसके बाद सोने के सिक्के प्रचलन में आए। सर्वप्रथम मानव से जिस धातु का उपयोग किया था वह है, तो वह कौन सी है? तांबा है। ठीक है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह कौन सी है? वह लोहा है। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, कौन सा स्थित है? बनावली स्थित है। सही कथन है, इनमें से कौन सा सही कथन है? तो ये सारे जो दिए हुए हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। अब इनमें से दोबारा सही कथन दिए हुए हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण वो मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है, तो धौलावीरा ही 3 भागों में विभक्त है। वह प्राचीन नगर जो अपने उत्खनन, जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बाघों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था, तो वो कौन सी जगह है? धौलावीरा है। एक उत्खनन जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये साक्ष्य भी धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। कुंतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विशव संस्कार, डबल बरियल का प्रमाण मिलता है, तो वो कौन सी जगह है? लोथल एवं कालीबंगा है। हड़प्पा स्थल सानौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है, मानव शवाधान प्राप्त हुआ है।
हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी, तो ये मांडी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो कहाँ से कपास की खेती शुरू हुई? भारत में शुरू हुई, ठीक है, वस्त्रों के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, तो कौन से कथन सही हैं? ये जो दे रखे हैं। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, तो क्या सही कथन है? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ठीक है। देखा ही था कि मातृ देवी और पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, तो कहां से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, तो किसका नहीं मिलता है? घोड़े का, गाय का और ऊंट का, इनका अंकन नहीं मिलता है। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं वह है, तो किसके नहीं हुए? शेर के नहीं हुए हैं। मृद पट्टिका पर उत्कर्णित सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी थी, तो कौन सी पनपी थी? सबको पता है, मिस्र की सभ्यता पनपी थी। माया, एस्टेक, मोइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा? तो उत्तर से दक्षिण में लगाना है, तो सबसे पहले एस्टेक आएगा, फिर माया आएगा, फिर मोइस्का आएगा और फिर इंका आएगा। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो कौन सी थी? सुमेरिया थी, ठीक है। चलो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चलते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल में जो आर्य शब्द है ये इंगित करता है किसको? श्रेष्ठ वंश को, तो आर्य खुद को श्रेष्ठ बोलते थे। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ उत्तम व्यक्ति है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। त्रयी नाम है, त्रयी नाम किसका है? 3 वेदों का, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का। इसमें अथर्ववेद नहीं है, ठीक है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो वर्ण किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त जो है वो मूलतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। सुमेलित है, तो सुमेलित ये किए हुए देखो कि कौन सा वेद किससे संबंधित है। अथर्ववेद जो है ये औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से, यजुर्वेद बलिदान कर्मकांड इस तरीके की विद्या से, सामवेद संगीत से संबंधित है, ठीक है। फिर सुमेलित किए गए हैं। ऋग्वेद जो है ये स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं, ये दोनों चीज़ें हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड हैं। सामवेद में संगीतमय स्रोत है, स्तोत्र है, ठीक है। और अथर्ववेद कैसा है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में बात करने वाला। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो अभी देखा किसमें वर्णन है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में टोटल ऋचाएं कितनी हैं? तो 10,552 ऋचाएं हैं। जो इसमें लिखा होता है ना उनको ऋचाएं कहा जाता है। ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद कैसा है? स्तोत्रों का संकलन है, ठीक है, स्तोत्रों का संकलन है ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडल हैं, कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सुमेलित करना है दोबारा। वेद जो है, वेद का क्या होता है? वेद का ब्राह्मण होता है जिससे हमें उसके बारे में ज्ञान हो, मतलब जो वेद होगा इसको जिसमें समझाया गया होगा वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के द्वारा वेद को समझा जा सकता है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो कौन है? ऐत्रेय है। सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गौपथ और यजुर्वेद का कौन है? शतपथ है, ठीक है। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो कौन सा मंडल ऋग्वेद का सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ से संबंधित किसमें पता चलता है? अभी देखा था यजुर्वेद से, ठीक है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। तक्षशिला
अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसका खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिला है। तो ये कहाँ से मिला है लौह धातु का प्रमाण? वो मिला है अतरंजी खेड़ा से। उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो कौन सा विषय है? दर्शन है। ठीक है, तो उपनिषदों से दर्शन फिलॉसफी के बारे में पता चलता है। ऋग्वेद, परवर्ती संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो ये मोक्ष वगैरह की चर्चा किस में मिलती है? हमारे उपनिषदों में मिलती है। ठीक है, मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है, तो ये किस में हुआ है? श्वेताश्वर उपनिषद है उसके अंदर हुआ है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह है आध्यात्म ज्ञान के बारे में किस किस का? नचिकेता का और यम का संवाद। तो ये किस में हुआ है? कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय के। वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम सबसे पहले वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उसके बाद अंत में उपनिषद आए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह कौन सी नदियां हैं? कुंभा और क्रूमू। वैदिक नदियां और उनका आधुनिक नाम देखो, तो कुंभा जो थी उसका काबुल, परुथी का पुरुषणी का रावी, सदानीरा का गंडक और सतुद्री का सतलज। इसके बाद वेदोत्तर काल में प्रचलित प्रथा चतुष्ट है। तो क्या क्या चतुष्ट है? 4 पुरुषार्थ कौन कौन से थे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ थे जो एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में करने होते थे। इसी तरीके से 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और आखिर में संन्यास आश्रम। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है। तो क्या सत्य कथन है? ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ठीक है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋग जो ऋत थे उसका अर्थ क्या था? तो प्राकृतिक नियम था। ठीक है, ऋत का अर्थ, रीत जो है उस रीत का अर्थ क्या था? कि प्राकृतिक नियम है, कुछ उन नियमों का सबको पालन करना है, तो वही रीत है। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। तो वैदिक देवताओं का पुरोहित कौन था? बृहस्पति थे। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो किसने रचना की थी? लोपामुद्रा ने। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ। तो ये किसके लिए बाद में किया जाने लगा? सिक्के के लिए। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था। कहाँ का आभूषण था? गले का। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण के रूप में। ठीक है, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का बोग्जकोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। वह अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो ये बोग्जकोई का अभिलेख है। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तो किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। तो कौन ऋषि थे? ऋषि गौतम राहुगण। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था।
कुरु और पांचाल को। तो कुरु और पांचाल, तो कुरु और पांचाल को आर्य संस्कृति का ध्रुव समझा जाता था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? उत्तर ऋग्वेद में हुआ। ठीक है। और गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो पूर्व वैदिक काल में जो धर्म था वो कौन सा था? प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि पे और कर्म कांडों में विश्वास करती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। तो ये कहाँ लड़ा गया था? पुरुणी नदी के किनारे लड़ा गया था। पुरुषनी जो नदी थी उसके किनारे 10 राजाओं का ये युद्ध लड़ा गया था। सिंधु, सरस्वती, वित्स्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नंदीत्मा के रूप में संबोधित किया गया है, वो कौन सी है? वो सरस्वती नदी है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन्य थे। तो कौन कौन से पंचजन्य थे? युद्ध, द्रुह्यु, पुरु, अनु और तुर्वसु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो वो कृषि था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त हुआ है वो क्या है? वो जौ है। सही सुमेलित करना है तो व्रीहि जो है वो चावल को कहते हैं, मुदग मूंग, यव जौ को और इशु गन्ना को। ऋग्वैदिक पणि नागरिक थे, व्यापारिक वर्ग के। ऐसे ही वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो कौन सी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र था। वैदिक युगीन सभा थी। कौन सी सभा थी? मंत्री परिषद थी। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये किसमें इसका उल्लेख मिलता है? तो इसका मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी का नाम था, तो इसको सभा कहा जाता था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आयुर्वेद में। ऋग्वैदिक धर्म था, क्या था? एक केश्वरवादी था या बहुदेववादी था? ठीक है, तो दोनों ही था। एक देववादी भी थे और बहुदेववादी भी थे। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, तो ये सर्वाधिक इंद्र को समर्पित हैं। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि को। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है। किसको समझा जाता है? इंद्र को समझा जाता है, युद्ध का देवता। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था। वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है, वे झंझावात के देवता थे, वे वर्षा के देवता भी थे। ठीक है, तो झंझावात और वर्षा के लिए कौन थे? इंद्र थे। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है, किससे जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना की थी किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत हैं पुराणों के। पुराणों की संख्या 18 है। ऋग श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी, कौन सी भाषा में? संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। सहस्त्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध ग्रंथ कौन थी? महाभारत थी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया वह है वासुकी। ठीक है, जो विष्णु जी के सर्प हैं वासुकी वो हैं। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्यत हुई थी, धर्मशास्त्र के समय में हुई थी। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः लिया गया है, तो ये उपनिषद से लिया गया। और कौन सा उपनिषद है? बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है, वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है, श्वेताश्वर उपनिषद। सत्यकाम जबाला की कथा जो अन्य अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है,
तो ये छंदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी, तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे है, तो ऋग्वेद से होता का संबंध है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता संबंधित है ईरान से, ठीक है। वैदिक काल में अधन्या माना गया है, गाय को अधन्या माना गया है। सुमेलित किया गया है, तो कैसी सभ्यताएं थी वो बताना है। तो सिंधु घाटी कैसी थी, ये नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कैसा था, कृषक समाज था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था, चारागाह वाला। और मध्यकाल कैसा था, जमींदारी वाला, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो किसको सबसे मूल्यवान समझा जाता था, गाय को, और इसी के लिए युद्ध भी लड़े जाते थे। प्राचीन भारतीय समाज में के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है, तो कोश तीनों के वर्ग का नहीं है। संस्कारों की संख्या कितनी थी, तो 16 संस्कारों की संख्या थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, तो उसको उपाध्याय कहा जाता था। बौद्ध धर्म पे चलते हैं अब। तो बौद्ध धर्म जो है उसमें गौतम बुद्ध का जन्म होता है। कब होता है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। बुद्ध के जीवन की घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, वो किससे संबंधित है, उनके गृह त्याग से संबंधित है। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कौलीय वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बसाह स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुमनादेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वो कौन सा है, तो रुमनादेई स्तंभ अभिलेख है। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो किससे मिलती है, मौर्य शासक अशोक के अभिलेख से मिलती है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो ये मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण यानी उनका शरीर त्याग। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो जब कुशीनगर में हुआ तो वहीं अवस्थित है। अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो ये सुभद्य था। बुद्ध के अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी, कहाँ बिताई थी, वैशाली में बिताई थी। बौद्ध मत में वर्णित निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। कृष्णारूपी अग्नि का जब आप शमन कर लेते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ आपने निर्वाण की प्राप्ति कर ली है बौद्ध धर्म के अनुसार। आलार कालाम थे, तो वो कौन थे, बुद्ध के एक गुरु थे जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे। कौन थे, आलार कलाम बुद्ध के गुरु थे जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और इसी उपदेश को देने को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और ये उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी आए थे, उदयन के राज्यकाल में वो कौशाम्बी आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई, महाकश्यप द्वारा इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, ये राजगृह में हुआ था और सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन किया गया था। सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन किया गया था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई, कब प्रकट हुई, कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। कौन सी, महायान। 2 यानों में बट गया, वो पता ही है, हीनयान और महायान में। तो महायान जो बना वो कब बना, कनिष्क के शासनकाल में बना। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम क्या है, तो प्रथम कहाँ आयोजित हुआ, राजगृह में। द्वितीय कहाँ, वैशाली में। तृतीय कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ हुआ
कुंडल वन में। ठीक है, महायान बौद्ध मत की विशेषता है, तो इसमें क्या मान्यता है कि बुद्ध जो है वो देवत्व है, मतलब देवत्वारोपण है और बोधिसत्व के पथ पर चलना चाहिए, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान नहीं करने चाहिए। महायान बौद्ध मत की विशेषताएं ये हैं कि बुद्ध देवता हैं, ठीक है, और बोधिसत्व के पथ पर चलना चाहिए और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान करने चाहिए। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, कब हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, किसने किया था? कालाशोक ने किया था। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थल कौन कौन से हैं? देखो, जन्म हुआ उनका लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुई बोधगया में, प्रथम प्रवचन दिया सारनाथ में, और महापरिनिर्वाण यानी निधन हुआ कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो ये क्या क्या है? देखो, ये अर्थ हैं और ये चिन्ह हैं। जन्म कमल से दर्शाया गया है, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन से दर्शाया गया है, महाबोधि बोधि वृक्ष पीपल वृक्ष है, और गृह त्याग को घोड़े से दर्शाया गया है। कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह कौन सा है? कंग्यूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है, क्या कथन सही है? ये सारे ही कथन सही हैं। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति की थी, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में बौद्ध वृक्ष को नष्ट कर दिया था, किसने कर दिया था? शशांक ने। बोधगया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष है अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। ये प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये कौन सा है? बोधगया ही है। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। किसको नामित किया था? किसी को भी नहीं नामित किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किस चीज का अंग है? धर्म चक्र प्रवर्तन सुत की विषय वस्तु का। ठीक है, तो इसकी विषय वस्तु जो है उसका ये अष्टांगिक मार्ग जो है ये संकल्पना है। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन कौन सा है? वे कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ के भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ दी गई थी? वैशाली में दी गई थी। त्रिपिटक है, त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, ये विनय पिटक से होते हैं। यम बुद्ध पिटक संबंधित है अभिधम्म से। वह बौद्ध संहित जिसमें महात्मा बुद्ध ने के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं, वो है सुत्त पिटक। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है? बुद्ध धम्म और संघ। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है, अभिधम्म पिटक। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अशोकाराम विहार स्थित था, कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में स्थित था। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूपा, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूपा कहाँ स्थित है? राजगिरी बिहार में स्थित है। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है, कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनगर में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सांची। इसका भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से कोई संबंध नहीं रहा है।
अनात्मवाद सिद्धांत है। किस चीज का सिद्धांत है? बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। एशिया के ज्योतिर्पुंज के तौर पर जाना जाता है तो गौतम बुद्ध को। सर एडविन एलार्ड की पुस्तक द लाइफ ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने किया था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमीत शब्द का सही विवरण है वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति में से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? देवी देवताओं की पूजा। ठीक है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह थे कनिष्क। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी किसकी? बुद्ध की प्रतिमा थी। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह था बौद्ध धर्म। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मादेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्म चक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। कहाँ बनाई गई? कुषाण काल में बनाई गई। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है भार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, गुप्त काल से सुमेलित हैं। परिवारजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण, भिक्षु, साधु, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। मल्ल गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? पावा और कुशीनगर थी। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन तथा पुष्यमित्र शुंग में से बौद्धत्व के विस्तार में योगदान देने वाले शासक थे। अशोक, कनिष्क और हर्ष थे। ठीक है। सम्मिलित करना है। सारनाथ अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। नालंदा बौद्ध अधिगमन की महान पीठ। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह कौन सा नाम है? पद्य पाणी। ठीक है। कौन सा नाम है? पद्य पाणी। देखो फिर सत्य कथन दिए हुए हैं तो ये क्या है? लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे उनका नाम मैत्रेय है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। बोधिसत्व पद्यपाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो स्थित है। कहाँ स्थित है? अजंता में स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ स्थित है? कार्ले में स्थित है। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है स्थित है। वो कहाँ स्थित है? कन्हेरी महाराष्ट्र में स्थित है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह कौन था? नागार्जुन था। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन था। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है माध्यमिक। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? विक्रमशिला था।
वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, कहाँ स्थित था? गुजरात में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, कब का है? गुप्त युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, कौन थे? कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा महाविहार के पतन का कारण था, कौन सा कारण था पतन का इसके? राजकीय प्रश्रय मिलना, बंद होना और अंततः इस्लामी आक्रमण होना। तो ये नालंदा जो महाविहार था इसके पतन का मुख्य कारण था। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। क्या विद्यमान था? वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है, कौन कौन सा है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है, आत्मा की सत्ता नहीं है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण में सम्मिलित थे, तो क्या क्या सम्मिलित थे? धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मशीनरी भगवान, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से शुरू हुआ वह कौन सा कारण है? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते थे, जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर है कि चैत्य पूजा स्थल होते थे जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होते थे। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी तो वो थी वज्रयान शाखा। पूर्वी भारत के पाल शासक समर्थक थे बौद्ध मत के। इसके बाद चलते हैं अब जैन धर्म पे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव जी थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव जी थे। जैन तीर्थंकर 23वें पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे वाराणसी से। सुमेलित करना है तीर्थंकर और प्रतिमा लक्षण। तो आदिनाथ जो थे वो वृषभ, उनका प्रतिमा लक्षण है। मल्लिनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प और संभवनाथ अश्व सुमेलित हैं। तीर्थंकर उनके संज्ञान, पार्श्वनाथ सर्प, आदिनाथ वृषभ, महावीर सिंह और शांतिनाथ हिरण। जैन तीर्थंकरों का सही कालक्रम क्या है? तो अभिनंदन, पद्य प्रभु, विमलनाथ और फिर उनके बाद सुनी सुब्रतनाथ। फिर सुमेलित करना तीर्थंकर हैं और उनके निर्वाण स्थल हैं। ऋषभनाथ को कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ? अष्टपाद में। वासुपूज्य को चंपापुरी में, नेमिनाथ को उर्जयंत में और महावीर को पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम कुंडलपुर में हुआ था। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, जैन से संबंधित है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे, महावीर जैन अंतिम थे। किस नदी तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमी और संभव में से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं था, तो कौन नहीं था? नाथ मुनि नहीं थे। प्रभास गिरी जिनका तीर्थस्थल है वे हैं 6वें जैन तीर्थंकर पद्य प्रभु। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है, तो कौन सा है? कैवल्य शब्द है।
त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चित्रण एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म का अंग है वह है जैन धर्म। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? जैन धर्म ने किया था। स्यादवाद सिद्धांत है, किसका है? जैन धर्म का है। अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद, स्यादवाद में से जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है, तो अनेकांतवाद और स्यादवाद जैन धर्म के सिद्धांत है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे होती है? सार्वभौमिक विधान से हुई है। ठीक है। अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह जैन मत है। जैन धर्म विश्वास नहीं करता है, किसमें नहीं विश्वास करता है? विनाशकारी प्रलय में। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनीय एक संप्रदाय था, किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है जैन मत से है। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व से में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखा गया वह है अर्धमागधी। चंपा, पावा, सम्मेद, शिखर तथा उज्जर वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है सम्मेद शिखर। थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, वृहत कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, थेरी गाथा इसका भाग नहीं है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो कौन थे? स्थूलभद्र इसके संस्थापक थे। महावीर का प्रथम अनुयायी था जामिल, जमाली महावीर का प्रथम अनुयायी था। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र। सत्य कथन है श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में हुए महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं? भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म दिगंबर का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुए परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। जैन सिद्धांत के अनुरूप कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। समाधि मरण संलेखना संबंधित है जैन दर्शन से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। आजीवक सुमेलित कीजिए। आचार्य सिद्धांत, लकुलीश पाशुपत, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन, गोसाल आजीवक। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया आजीवकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। भारत सबसे बड़ा बौद्ध मठ अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर बनवाए गए चंदेल राजाओं द्वारा। होयसलेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा 57 फीट ऊंची स्थापित करवाई थी चामुंडराय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है बाहुबली से। बाहुबली को पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का।
शैव और भागवत धर्म। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति कॉस्मोजेनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है: कृत, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलि। आजीवक, मयूर, मयमत तथा ईशान शिव गुरुदेव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, मत मयूर। अर्धनारीश्वर मूर्ति के में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं, देव और उसकी शक्ति का योग। नयनार थे शैव धर्मानुयायी। पोयगई, तिरुज्ञान तथा तिरुमंगई में से वह जो अलवार संत नहीं था। तो कौन अलवार संत नहीं था? तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था। तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसने सर्वाधिक योगदान दिया? गुप्त वंश के राजाओं ने दिया। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, कौन थे? कृष्ण थे। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है, तो कहाँ पे मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। कालिका पुराण संबंधित है। कालिका पुराण किससे संबंधित है? शाक्त धर्म से संबंधित है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की किसने प्रारंभ की? भागवतों ने प्रारंभ की। वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, तो कौन है ये? बलदाऊ हैं। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, तो कितनी संख्या है? 9 है। ठीक है, इसीलिए इसको नवधा भक्ति कहते हैं। आगे देखते हैं। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, वासुदेव से संदर्भित है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडोरस का बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथक पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह है बराह। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण हैं। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। कौन देता है? भगवत गीता देता है। गीता की मुख्य शिक्षा क्या है? निष्काम कर्मयोग। प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित हैं। कौन कौन सम्मिलित हैं? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो वो कौन सी जगह थी? नैमिषारण्य। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, किष्किंधा कांड। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला लगता है, तो कहाँ पे लगता है? गोदावरी नदी के तट पे लगता है। धर्म और पवित्र स्थल उनके: जैन धर्म का पवित्र स्थल है पावापुरी, हिंदू धर्म का वाराणसी, इस्लाम धर्म का मदीना, ईसाई धर्म का वेटिकन सिटी। ठीक है, अब चलते हैं 6वीं शती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा पे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के तो किसमें थे? ये चांदी के थे। राजा और राज्य, तो प्रद्योत कहाँ के राजा थे? अवंती के। उदयन वत्स के, प्रसेनजित कोसल के, अजातशत्रु मगध के। राज्य फिर राजधानियाँ, तो अंग की राजधानी चंपा थी, कौशल की राजधानी साकेत श्रावस्ती थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था, क्या नाम था? अवंतिका नाम था। मानचित्र में ABCD द्वारा अंकित स्थल, तो ये स्थल दिए हुए हैं। यहाँ पे मत्स्य है, फिर इसके बाद अवंती है, C पे यहाँ वत्स है और यहाँ पे अंग है। माध्यमिक नगरी करकोटा, विराटनगर, बैराट तथा रेड में से वे प्राचीन नगर जिसका उल्लेख महाभारत तथा महाभाष्य में हुआ है। माध्यमिका और विराटनगर का उल्लेख हुआ है। ठीक है,
उदयन, अशोक, बिंबिसार तथा महापद्यनंद में से पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो कौन थे? उदयन थे। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया तो किसने किया था? उदयन ने किया था। उदयन वासवदत्ता की दंतकथा संबंधित है, उज्जैन से संबंधित है। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में सत्य कथन है। तो क्या कथन सत्य है? पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। गंधार, कंबोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, कौन सा था? मगध था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवी द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वे हैं अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में जनपदों का उल्लेख मिलता है। 22। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी अहिछत्र में। 16 जनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी सूरसेन की। चंपा राजधानी थी अंग की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? अस्सक, अश्मक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, कहाँ स्थित था? राजस्थान में स्थित था। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, कौन सी थी? राजगृह, जिसको गिरिव्रज भी कहते हैं। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र तथा कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। तो क्या नहीं रहा? कौशाम्बी नहीं रहा। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास है किसका? अर्धचंद्राकार आकृति में यह विन्यास है। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो वो कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश था। मगध साम्राज्य में विज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया, किसने किया? अजातशत्रु ने किया। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ, कब हुआ? शिशुनाग के शासनकाल में हुआ। मगध में नंद वंश का संस्थापक था, तो कौन था? महापद्मनंद, उग्रसेन भी कहते हैं इसको। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया, किसने किया? मौर्य राजवंश ने किया। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से मिलता है? खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख है, इसके अंदर इसका प्रमाण मिलता है। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम है, तो क्या कालक्रम है? पहले हर्यक वंश था, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, नंद वंश को हराकर मौर्य वंश आया और फिर शुंग वंश आया। मगध का सम्राट जो परशुराम के नाम से जाना जाता था, ये महापद्मनंद भी था, जिसको परशुराम भी कहा जाता था। बौद्ध धर्म के उदय का कारण क्या था? विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का महान धार्मिक उथल पुथल मची हुई थी। ठीक है, इसी समय वैदिक जो धर्म था वो बहुत जटिल हो चुका था, कर्मकांड बहुत बढ़ गए थे, इस वजह से ये धर्म आया। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित है, तो किससे संबंधित था? बिंबिसार के द्वारा उसके दरबार से संबंधित था। कल्पी नगर जिस नदी के तट पर अवस्थित है वह है, कौन सी नदी है? यमुना नदी है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद दिए हुए हैं और उनकी राजधानियां दी हैं। तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की अहिछत्र थी। कौशल की साकेत थी और वत्स की कौशाम्बी थी। ठीक है, सही सुमेलित करना है फिर से। महाजनपद है और उसकी राजधानी है, तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। मथुरा किसकी है? सूरसेन की है। अश्मक किसकी है? पोतन की है। ठीक है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल महाजनपद स्थित थे, कितने थे? 8। प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में सत्य कथन है, तो क्या सत्य कथन है? श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी थी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी।
उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणी के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। ठीक है जी, चलो आगे देखें। इसके बाद है यूनानी आक्रमण। तो यूनानी आक्रमकों में से सबसे पहला कौन था? सिकंदर था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर जो शासन कर रहे थे वो कौन थे? नंद राजवंश था। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था वो धनानंद था। सिकंदर भारत में कितने समय रहा? लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ दिया था। ठीक है, फिर राज है और वंश है। डिमेट्रियस किस राजवंश से था? हिंदू यूनानी राजवंश से था। रुद्रदामन किससे था? शक से था। गोंडोफर्निज पहलव से और विमकडफिसस कुषाण से। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह है, तो कौन थे? तो मत्स्य था। ठीक है, भारत में सिकंदर की सफलता के कारण क्या थे? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। वह वीर भारतीय राजा जिसने सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, तो किसने किया? किसको किया था? पुरो को। और निरियाकस, अनेस्क्रिटस, डाइमेकस तथा अरिस्टोब्यूलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। तो डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। अब इसके बाद चलते हैं मौर्य साम्राज्य पे। मौर्य साम्राज्य में प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? तो मौर्य था। सबसे पुराना राजवंश मौर्य था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त में से यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोटस कहा गया था। तो किसको कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगास्थेनस में से वह जिसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है वो जस्टिन था। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के थे। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे, विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, एक क्या है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग हैं, कौन कौन से अंग है? राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है, तो किस पे प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से तुलना की जा सकती है। डायमेकस भारत आया था, कब भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक द्वारा अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का उल्लेख मिलता है। कब मिलता है? बुद्ध घोष की संमत पसादिका में मिलता है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो किससे बना था? लकड़ी से बना था। जिस प्राचीन नगर में अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं वह कौन सा है? पाटलिपुत्र है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुलाण में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो किसने दक्कन की विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त ने प्राप्त की। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता, किसने जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, शिलालेख है। इससे पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त था उनका प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। तो कैसे प्रमाणित होता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था? ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। सेल्यूकस
जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंह एवं अफगानिस्तान का प्रशासन नियुक्त किया गया था, को हराया था। तो किसने हराया था? चंद्रगुप्त ने हराया था। किसको? सेल्यूकस को हराया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया। कब किया? 305 ईसा पूर्व में किया। दिया गया मानचित्र संबंधित है, तो किससे संबंधित है दिया गया मानचित्र? ये जो देख रहे हो, अशोक से, उसके शासनकाल के अंतिम समय में कि कहाँ कहाँ पे वो शासन कर रहा था। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। तो किसने की थी? अशोक ने की थी। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो कौन सा नहीं था? श्रीलंका नहीं था। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, दूसरे और 13वें शिलालेख हैं। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औद्योगिक बाग का निर्माण करवाया था, तो ये भी अशोक ने ही निर्माण करवाया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण कैसे मिलता है? देव नाम प्रिया की उपाधि से मिलता है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। कहाँ की गई? पाटलिपुत्र में की गई। अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे? दीपवंश तथा महावंश में। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो अशोक और दशरथ ये दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और मौर्य शासक थे। रज्जुक थे। रज्जुक कौन थे? मौर्य शासक में अधिकारी थे। सार्थवाह कहते थे। व्यापारियों के काफिलों को सार्थवाह कहते थे। अग्रहारिक युक्त, प्रादेशिक तथा रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, तो अग्रहारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, सांची को मानते हैं। सांची का स्तूप बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम था, तो क्या नाम था सांची का प्राचीन? काकड़ाम। स्थान और स्मारक, ठीक है। कौशाम्बी में क्या है? घोषिताराम मठ है। कुशीनगर में रानाभर स्तूप। सारनाथ में धमेक स्तूप। श्रावस्ती में सहेत महत। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम क्या है? तो पहले लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्ठी लिपि में लिखा है, तो ये शाहबाजगढ़ी है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे, प्राकृत भाषा में थे। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किया गया। किससे किया गया? पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किया था, यानी उसको समझा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। मौर्य साम्राज्य के पेशेवर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, खरोष्ठी लिपि में थे। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, अनुराधापुर में। प्राचीन भारत में वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, वो खरोष्ठी लिपि थी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी और पियदस्सी। अशोक के प्रमुख स्तंभों पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड हैं और स्तंभों का शेफ्ट सूंडाकार है। मास्की, गुर्जरा, नेतूर एवं अडेगोलम अभिलेखों के नाम मिलता है। कहाँ से मिलता है? अशोक का है, ठीक है। वह उभारदार मूर्तिशिल्प, रिफिल स्कल्पचर शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है, तो ये कंगनहल्ली में लिखित है। अशोक का रोमेनदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का
नामोल्लेख किया गया है स्थित है मध्य प्रदेश के दातिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है वह है भ्राब्र स्तंभ। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है वह है शिलालेख 13। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं 2 और 12 शिलालेख। चोल, पांड्य, सत्यपुत तथा सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है सातवाहन। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। 5वां स्तंभ अभिलेख टालेमी फिलाडेल्फस तुर्मय जिस साथ अशोक के राजजन्य संबंध थे शासक था, मिस्र का शासक था। चौल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे वो मौर्य थे। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है सौगौर ताम्रपत्र। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए दिया जाता था मृत्युदंड। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थीनस भारत में आए थे। कब आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। सत्य कथन है। क्या सत्य कथन है? अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया है 7 श्रेणियों में। मेगस्थनीज दूत था। किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था। अर्थशास्त्र मुद्रा राक्षस मेगस्थनीज की इंडिका तथा वायुपुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी तो मेगस्थनीज की इंडिका में ये लिखा हुआ है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है ये भी इंडिका में उपलब्ध है। वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है मेगस्थनीज की इंडिका। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल से जारी है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण मौर्य नरेशों द्वारा किए गए विकास के संबंध में सही है। संस्कृति, कला एवं साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तथा तक साम्राज्य, भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया जाता था सीताध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था वह था पौतवाध्यक्ष। मौर्य काल में एग्रोनॉमी अधिकारी का संबंधित क्षेत्र था मार्ग निर्माण। पंकोदकसनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। पकोदकसनिरोधे मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय अवस्था में से
में ये न्यायालय अवस्थिति में थे। धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था मगध एवं सुत वर्गों का। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया द्रविड़ों ने। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी अर्थशास्त्र में। जातक मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है। मनुस्मृति में विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था व्रात्य क्षत्रियों का। प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम है मेगास्थनीज, फायान, वेनसांग एवं इतिसांग। व्यक्ति फिर उनका अन्य नाम। चंद्रगुप्त का सेंड्रोकोटस, बिंदुसार का अमित्रघात, अशोक का पियदस्सी प्रियदर्शी, चाणक्य का विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। शुंग वंश के विषय में सत्य कथन क्या है? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी तथा मगध में शुंग वंश की स्थापना की। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी और उसने राज सिंहासन हासिल किया। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी तो अशोक ने भी करवाई, रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त तीनों ने करवाई। वह अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर पाए गए हैं अशोक के अभिलेख। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में सत्य कथन है। इस पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्णित हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। सही सुमेल है। सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोक। सही सुमेल है। ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्टन लर्निंग नालंदा। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति प्राप्त हुई है परखम से। ठीक है, तो यहाँ तक हमने मौर्य काल तक का पढ़ लिया है। इसके आगे मौर्योत्तर काल करेंगे अगली वीडियो में। अगर इस वीडियो पे लाइक्स वगैरह आते हैं, कमेंट्स आते हैं, अच्छा रिस्पांस मिलता है तो अगली वीडियो इसकी लेके आएंगे, अन्यथा फिर इस टॉपिक पे आगे की वीडियोस नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।